तो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गवर्नर्स एड्रेस टू स्टेट लेजिस्लेचर। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। तो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु जो है उन्होंने कुछ पोर्शंस जो हैं गवर्नर्स एड्रेस टू स्टेट लेजिस्लेचर के उनको मिस कर दिया है, और उसकी वजह से जो है उन्होंने इवन वॉकआउट भी कर दिया था तमिलनाडु के असेंबली से जब नेशनल एंथम के प्ले होने से पहले। तो अब हम इस टॉपिक को देखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है ये। तो आपको पता है प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो एक सिटिंग लेजिस्लेचर को जो है वो एड्रेस करते हैं। आर्टिकल 87 और आर्टिकल 176 रिस्पेक्टिवली में उनको ये पावर मिली हुई है। जब भी एक जनरल इलेक्शन होता है या कोई भी स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, उसका पहले जो है ओपनिंग सेशन को जो है वो एड्रेस करते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो। और जब साल का भी जो पहला सेशन होता है उसको भी एड्रेस किया जाता है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये जो है करनी ही पड़ती है। तो आर्टिकल 176 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब फर्स्ट सेशन होता है तब जो है गवर्नर को एड्रेस करना पड़ता है हाउस को। ठीक है, अब ये कहाँ से हमने ये प्रोविज़न उठाए हैं? तो यूएस में इसको स्टेट ऑफ द यूनियन कहते हैं, यूके में इसको क्वीन स्पीच कहते हैं। तो इंडिया ने तो इस जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस को ब्रिटिश सिस्टम से उठाया है। ठीक है, सो अब इस एड्रेस में होता क्या है? तो गवर्नमेंट ने जो जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स की हैं पिछले साल में, उसको जो है आउटलाइन किया जाता है। सारी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो इनपुट्स देती हैं और उसके बेसिस पर इस स्पीच को तैयार किया जाता है। अंडर आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163 में प्रेसिडेंट और गवर्नर रिस्पेक्टिवली को कहा गया है कि वो एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही जो है वो रिलाई करेंगे, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट को ही उनको रखना पड़ता है इन दिस स्टेट ऑफ द एड्रेस में। ठीक है, सो अब जो है क्या अगर जब प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसएग्री कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नो, वो नहीं कर सकते। लेकिन प्रेसिडेंट ने तो आज तक ऐसा नहीं किया है, पर कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनके ऊपर बंदिश भी नहीं है ऐसी। ठीक है, प्रेसिडेंट ने आज तक ऐसा नहीं किया है, बट कई बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर जो है स्टेट्स के, उन्होंने कुछ पोर्शन को जो है एड्रेस ऑफ द असेंबली में स्किप कर दिया है। तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट पे ही जो है रिलाई कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यही चाहते थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उन्हीं के ही जो है स्पीच को वो जो है गवर्नर जो है वो एड्रेस करें। और उनके एक्शन को हम इलीगल तो नहीं कह सकते या अनलॉफुल तो नहीं कह सकते लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा अगर जो है गवर्नर और ऑफ कोर्स आपकी जो है गवर्नमेंट के अंदर एक फ्रिक्शन चले तो। ठीक है, तो इसलिए म्यूचुअली इसको जो है रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नर सही है या गवर्नमेंट सही है, बट एक फ्रिक्शन को जितना हो सके फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जो है वो अवॉइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल यूथ डे। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी को होती है, तो इस दिन 1984 से नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे को मनाने का मोटिव ये है कि रैशनल थिंकिंग जो है यूथ में प्रमोट की जाए। सबसे पहली बार जो है नेशनल यूथ डे जो है 1984 में मनाया गया। 1995 से हम नेशनल यूथ फेस्टिवल भी मना रहे हैं। इसका मोटिव ये है कि हम जो है एक यूथ को प्लेटफॉर्म दें जिसमें वो इंटरेक्ट कर सकें। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल जो होगा 2023 का, वो हुबली कर्नाटका में जो है 12 जनवरी को, कल रादर जो है मतलब जो है पीएम मोदी उसको इनाग्रेट करेंगे। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो वो एक मॉन्क थे, चीफ डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस जी के। इंडियन फिलोसफीज ऑफ वेदांता और योगा उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। रामकृष्ण मिशन उन्होंने 1897 नॉट आई एम सॉरी 1897 में उन्होंने बनाया था, नॉट 1987। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है उन्होंने शिकागो में जो है वो लॉन्च किया था, 18 एड्रेस किया था 1893 में, जो बहुत उनकी स्पीच फेमस हुई थी ना शिकागो की, तो वो यही स्पीच है। उनकी वेदांता की फ़िलॉसफ़ी क्या है? वो फ़िलॉसफ़ी उपनिषद के ऊपर बेस्ड है। ब्रह्मांड के ऊपर जो है वो फ़ोकस रखा है उस फ़िलॉसफ़ी का, और कहा है कि वेद जो हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और ये फ़िलॉसफ़ी जो है ये ज्ञान के ऊपर फ़ोकस रखती है और एज़ अपोज़्ड टू सैक्रिफ़ाइस। ठीक है? कर्म से ज़्यादा। अल्टीमेट एम ऑफ नॉलेज जो है वो मोक्ष लेना है, मतलब संसार से लिबरेशन करना है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम देखें तो वो इनिशियली तो ब्रह्मो समाजिस्ट थे, प्रैक्टिकल वेदांत के प्रोपोनेंट बने धीरे धीरे वो। उन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ मैन एंड गॉड बहुत ज़रूरी है। एक तरह से अद्वैता फिलॉसफी उन्होंने जो है वो प्रमोट की। कर्म मार्ग ऑफ भागवत गीता को जो है उन्होंने एम्फेसिस दिया, और रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म के ऊपर उन्होंने फोकस रखा।
ठीक है। सोशल रिफॉर्मर भी थे, वो कहते थे कि जो भूखा है उसको आप जो है स्पिरिचुअलिज्म नहीं सिखा सकते। गॉड हम सब के अंदर है, हम सब ह्यूमंस के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो क्रिटिक भी थे आइडोल्ट्री के, पॉलिथिज्म के, रिलीजियस सुपरस्टिशंस के, एक्सप्लॉयटेशन बाय प्रीस्ट्स के, विमेन के लिए इक्वल रोल इन सोसाइटी चाहते थे, विमेन एमेंसिपेशन की बात करते थे। और वो एक हेल्दी अमेलगमेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ऑफ ईस्ट और मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट को लाना चाहते थे। कल्चरल नेशनलिज्म में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सेल्फ सफिशेंसी और सेल्फ हेल्प की बात करते थे, आप आत्मनिर्भरता यहाँ से ट्रेस कर सकते हो। और जनरेशन ऑफ पैट्रियट्स और रेवोल्यूशनरीज को उन्होंने बहुत एक जो है इंस्पायर किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओजोन लेयर। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूएन की एक रीसेंट रिपोर्ट है साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन 2022। उस रिपोर्ट में कहा गया कि अर्थ की ओजोन लेयर स्लोली रिकवर कर रही है और बाय 2060 ये कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगी। अब ये हुआ क्यों है? क्योंकि हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बैन लगाने के लिए 1987 में साइन किया गया था। इंडिया भी इसका पार्टी बना 1992 में, और इंडिया ने जो इसकी अमेंडमेंट्स थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उनको भी साइन किया था। इंडिया ने सारे अपने जो है जो टारगेट्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के थे उन सबको मीट किया है। अब ओजोन लेयर होती क्या है? 3 ऑक्सीजन एटम से बनती है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने को मिलती है। 10 टू 50 किलोमीटर जो है अर्थ से ऊपर जो है ये पाई जाती है। और ओजोन जो है वो आपके लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में भी हो सकती है, ग्राउंड लेवल पर भी हो सकती है, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स जो आपके कार्स, पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रियल बॉयलर्स जो इमिट करते हैं उससे भी ओजोन बनाई जाती है। ओजोन एट स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो हार्मफुल यूवी रेज हैं सन की उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन सरफेस लेवल ओजोन जो है वो एक हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो आपके जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायस्पोरा से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं। तो पीएम मोदी जो है रिसेंटली उन्होंने 17th प्रवासी भारतीय दिवस को इनॉग्रेट किया है इंदौर में। अब हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायस्पोरा देखें तो गिरमिटिया अरेंजमेंट ये सबसे जो है पहले आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हुआ क्या था कि बैचेस ऑफ माइग्रेशन हुई थी इंडिया से, जब इंडेंचर्ड लेबर जो है ईस्ट पैसिफिक और कैरिबियन आइलैंड्स में उनको भेजा गया था, खासकर मतलब ब्रिटिश कॉलोनीज़ में उनको प्लांटेशंस में काम करने के लिए भेजा गया था। वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुई, लगभग जो है सेकेंड वेव में 20 लाख इंडियंस सिंगापुर और मलेशिया भेजे गए फार्म्स में वर्क करने के लिए। थर्ड और फोर्थ जो है जब देश आज़ाद हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वर्कर जो है वो गए, गल्फ़ फिर जो है गल्फ़ में भी गए हैं, है ना। अब इंडियन डायस्पोरा को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो ऑफ कोर्स इंडियंस तो हैं, सिटीजन्स तो हैं, लेकिन वो रेजिडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ के हैं। पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब ये कैटेगरी नहीं है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब उनको इंडिया में आने के लिए वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है या उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट अबॉलिश कर दी जाती है और उनको 10 साल 15 साल जो है वो रहने को मिल सकता है बिना वीज़ा के। अब पीआईओ कैटेगरी को हमने अबॉलिश कर दिया 2015 में और उसको ओसीआई कैटेगरी के अंदर ही हमने जो है वो डाल दिया है, और अब पीआईओ सेपरेट कैटेगरी नहीं है। अगर हम देखें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट एमिग्रेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जो है वो होल्ड करता है एज पर यूनाइटेड नेशंस, और जो है रेमिटेंसेस के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा जो है हमारे डायस्पोरा से आता है। लगभग $100 बिलियन से ज़्यादा ईयरली रेमिटेंसेस हमको जो है आपके इमिग्रेंट से देखने को या डायस्पोरा से देखने को मिलता है। ये हमने रिसेंटली कवर भी किया था वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन और डेवलपमेंट रिपोर्ट को। इसमें ही बताया गया था कि इस साल लगभग 100 बिलियन से भी ज़्यादा जो है वो ईयरली हमको रेमिटेंस मिला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यंग प्रोफेशनल स्कीम। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूके ने रिसेंटली जो है यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है वो लंदन में साइन कर ली है। इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू जो है वो मई 2021 में साइन किया गया था, और उसी का ही पार्ट है ये यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसमें होगा क्या कि डिग्री होल्डिंग 3000 सिटीजन्स दोनों कंट्री के जो 18 से 30 की एज के बीच में है उनको एक दूसरे की कंट्री के अंदर 2 साल तक काम करने का और पढ़ने का जो है वो मौका दिया जाएगा। यूके प्रोफेशनल्स जो है वो उनको भी जो है इंडिया में सेम पोजीशन पर जो है काम करने का मौका दिया जाएगा, और एक तरह से ये प्रोफेशनल एक्सचेंज है बाय लिविंग एंड वर्किंग इन इंडिया। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल टेलीविज़न रिसीवर्स। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पब्लिश कर दी हैं डिजिटल टेलीविज़न रिसीवर्स के स्टैंडर्ड्स। अब इसमें कहा गया है कि जो आपके सैटेलाइट ट्यूनर्स जो लगाए जाते हैं, उनमें डिजिटल चैनल्स जो है वो आपको लगाना ज़रूरी हो जाएगा, ताकि जो है फ्री टू एयर टीवी चैनल्स या रेडियो चैनल्स जो गवर्नमेंट्स देना चाहती हैं, वो ये टीवी जो बॉक्सेस होंगे या जो टीवी होंगे, उनमें ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स से रिलेटेड जो है आपकी ट्रांसमिशन गवर्नमेंट करना चाहती है, उसको कोई भी सिटीज़न जो भी कंज्यूमर है, वो एक सिर्फ टीवी पे डिश एंटीना लगाकर उसको कनेक्ट करके उनको रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये सिग्नल्स को जब डिजिटल फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है, उसको हम डिजिटल टेलीविज़न रिसीवर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट सेंसस रिपोर्ट ऑफ बर्ड्स जो है वो ये कह रही है कि उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में जो माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो 1,39,000 के आसपास हो चुकी है। अब भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में पड़ता है। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है ये सुंदरबंस के बाद। इसमें से ही ब्राह्मणी, बैतारिणी, धामरा और पाठशाला रिवर्स वाटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये लार्जेस्ट वन ऑफ द होम होम इट इज़ होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स ऑल्सो। अब ऑलिव रिडलीड सी टर्टल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा गहीर माथा बीच में ये जो है ऑलिव रिडली सी टर्टल्स जो है ब्रीडिंग करते हैं। और 8 वराइटीज़ ऑफ किंगफिशर बर्ड भी यहाँ को आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे 2023। तो कल जो है जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिंदी लैंग्वेज को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 2003 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहली बार जो है 1975 में नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। उसकी एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए हम वर्ल्ड हिंदी डे जो है 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Governor's Address to State Legislature. This topic is important for your polity section. So recently, Governor of Tamil Nadu has skipped certain portions of text of the customary address of Governor to the state legislature, and it has led to a severe controversy in which he had to walk out from the house in protest even before the national anthem was being played. So, the constitution mandates that the president and governor should address a sitting of the legislature, uh, preferably the first or the opening session when a new legislature is formed after a general election or a state assembly election, and the second is the first sitting of legislature each year. So it is called the president's or governor's address, and they are a constitutional requirement. So governor's address to the state legislature is guided by the constitution under article 176 of the constitution, that the first session of after each general election or at the commencement of first session of each year, the governor has to address the legislative assembly and inform the legislature of the uh, decisions or the policies of the government that has been taken by the government in the previous year. So we have borrowed this concept from United Kingdom. We have rather borrowed it from the British system, in which it is called the Queen's Speech. And can this address be prepared by the president or governor themselves? No, of course, because under Article 74 and Article 163, the president and the governor are uh, they are bound by the aid and advice of the Council of Ministers, and that's why this speech is the viewpoint of the government and it is prepared by it. And these president and the governor, they cannot refuse to perform this constitutional duty. And so far there has been no instance of president skipping any part of the speech, but there have been multiple occasions when governors have skipped a portion of the address to the assembly. So in Shamsher Singh versus State of Punjab case, the Supreme Court said that principle the principle which guides that the president is guided by the aid and advice of the cabinet should also be valid for this particular speech also. And many experts believe that intention of constitution makers was to ensure that the governor will only
address this or the House with the speech which has been prepared by the Council of Ministers, and of course, it is not illegal for the governor to skip any portion of the speech, but of course, it is warranted that the federal structure be maintained. I'm not saying that either the governor or the government is at fault here, but it is important to uh, uh, why it is important to weed out the differences between the two, and it is important for the federal structure. So the next topic is National Youth Day. This topic is important for your art and culture section. To honor Swami Vivekanand ji's contribution to the country, government in 1984 decided that National Youth Day would be celebrated on his birth anniversary on 12th of January. Main objective of this day is to promote rational thinking among the youth. And since 1995, we have also been celebrating the National Youth Festival on this day, rather for the whole week. And this year, 26th National Youth Festival would be celebrated, or would be inaugurated rather, by the Prime Minister in Hubli, that is in Karnataka. And about Swami Vivekanand ji, he was a disciple of Ramakrishna Paramhans, and he introduced the philosophies of Vedanta and Yoga. He also established Ramakrishna Mission in 1987. He addressed the first Parliament of Religion, which was held in Chicago in 1893. His philosophy was based on Vedanta, which was based on, of course, Upanishads, and he saw Veda as the ultimate source of information. He emphasized that the path of knowledge, that is Gyan, is more important than sacrifice, and the ultimate aim of knowledge is moksha. So he was initially a Western educated Brahmo Samajist, and later on he became a proponent of practical Vedanta, and he was following the Karma Marga of Bhagavad Gita. He was also a social reformer. He was a critic of idolatry, polytheism, religious superstitions. He talked about equal role of women in society, and he was in favor of a healthy amalgamation of spiritualism of the East and materialism of the West. His role in nationalism is also very important. He focused upon cultural nationalism. He talked about self-sufficiency and self-help. So you can trace the origins of Atmanirbharta that we talk currently from this particular aspect of Swami Vivekanand ji. And he also inspired a whole generation of patriots and revolutionaries during the independence struggle. So the next topic is ozone layer. This topic is important for our environment section. So recently, a United Nations report has said that ozone layer is slowly recovering, and a complete recovery of ozone layer can be expected by the 2060s. So it has been made possible because of Montreal Protocol, which was signed in 1987, and uh, it was aimed to weed out the substances that deplete ozone layer. India also became a party to it in 1992, and it ratified all the amendments to this protocol. We have already met the targets of all phasing out all ozone depleting substances. This ozone layer is a molecule of three oxygen atoms. It is present in stratosphere between 10 to 50 kilometers. It absorbs the harmful ultraviolet violet radiations from the sun, and in lower atmosphere it is a pollutant, and it is formed when pollutants emitted by cars, power plants, etc. React chemically in the presence of sunlight, and because it is a pollutant at the surface level, it may reduce the lung function also. So the next topic is history of Indian diaspora. This topic is important for international relations. So PM Modi has recently inaugurated 17th Pravasi Bharatiya Divas in Indore, that is in Madhya Pradesh. And when we are looking at it, we have to see the history of Indian diaspora also. So Girmitia arrangement was famous because under this arrangement, Indians were taken to countries like East Pacific and Caribbean islands as indentured laborers after the slavery was abolished, and they were working in British colonies.
as plantation workers. And after that, of course, 20 lakh Indians were sent to Singapore and Malaysia to work in farms. Later on, when India got independent, the third and fourth wave of migration saw professionals heading to Western countries and also workers going to Gulf or West Asian countries. So, how the Indian diaspora has been classified in India? So, first, of course, are the NRIs who are citizens of India but they are residents of foreign countries. Then, of course, is persons of Indian origin. They are not, this category is not present anymore because they have been uh, amalgamated to the overseas citizens of India category. Okay, so. Uh, what is the size and geographical distribution of Indian diaspora? About 7 crore Indians are the living overseas, and as per the World Migration Report, which is prepared by International Organization for Migration, India has the largest immigrant population in the world. They send about $100 billion or more than $100 billion per year in remittances to India, as we discussed a few months ago in the World Bank's Migration and Development Brief of 2022. So the next topic is Young Professionals Scheme. This topic is also important for your international relations. So India and Kingdom have recently signed and exchanged letters for Young Professional Scheme in London. So this is part of the India UK Migration and Mobility MOU, which was signed in May 2021. And under this arrangement, up to 3,000 of degree holding citizens between both countries will age between 18 and 30 will be allowed to live and work in each other countries for 2 years. And this will be the first visa, India will be the first visa national country to benefit from this scheme with UK. So the next topic is digital television receivers. This topic is important for your economy section. So recently, Bureau of Indian Standards has published standards for digital television receivers with built-in satellite tuners. Of course, this would help the government to transmit knowledge about government initiatives, schemes, educational contents of Doordarshan, etc. Because now, by just connecting a dish antenna with the TV, free-to-air TV and radio channels would be received by the TV sets, and this has been made mandatory, and this would be accommodated in the satellite tuners. So, what are digital television receivers? So, in this television, in which these are the television, these are the receivers in which the signals are transmitted in digital form and decoded by the television receiver itself. So the next topic is Bhitarkanika National Park. This topic is important for our environment section. So recently, a census report of birds has been released by Forest Department of Odisha, and it is said that migratory birds in Bhitarkanika National Park has risen to almost 1,40,000. So Bhitarkanika National Park is located in Kendrapara district of Odisha, and it is the second largest mangrove ecosystem after Sundarbans. It is a national park, and it consists of a network of creeks and canals, and they are inundated with waters from rivers like Brahmani, Baitarni, Dhamra, Patsala, and it is also home to largest congregation of saltwater crocodiles in the country. We also see Gahir Matha Beach, where the olive ridley sea turtles breed, and this Bhitarkanika is also home to about almost 8 varieties of kingfisher birds. So the next topic is World Hindi Day 2023. This topic is important for your art and culture section. So you know that on 10th of January we celebrate the World Hindi Day, and every year it is celebrated to promote the use of Hindi language worldwide. This year the theme is Hindi traditional knowledge to artificial intelligence. This day was first observed in 2003, but it is marked to celebrate or commemorate the anniversary of the first World Hindi Conference, which took place in 1975 in Nagpur, that is in Maharashtra. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.